गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए थे। पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन तक हमने डिस्कशन कर लिया था। आज की जो क्लास है ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है। और आज का जो क्लास है इसमें हम लोग डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसको डिस्कस करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, डिजीजेस हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ टोटल मैंने 9 तरीके के डिसऑर्डर्स जो हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के वो लिखे हैं। हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, रियोमेटिक हार्ट डिजीज, हार्ट ब्लॉक, एंजाइना, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। इस तरीके से 10 डिसऑर्डर्स के बारे में मैंने लिखा है। ब्रीफली सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हाइपरटेंशन पे। हाइपरटेंशन वो कंडीशन है जहाँ पर किसी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हायर होता है, हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जब हमारे आर्टरीज में ब्लड का फ्लो होता है तो जो ब्लड है वो फ्लो होते समय हमारी आर्टरीज की जो वॉल होती है, वॉल पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है, ठीक है। तो ब्लड जब वॉल के ऊपर, आर्टरीज की वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर जो है वो सिस्टोल और डायस्टोल दोनों को मिला करके होगा, ठीक है। तो सिस्टोल जब होता है, ठीक है, तो सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होने के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है। और डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन के टाइम पे ब्लड प्रेशर कम होता है भाई, क्योंकि रिलैक्स हो रहा है तो ज़्यादा फोर्स नहीं लगता है, तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर डायस्टोल में कम रहता है और कॉन्ट्रैक्शन में ज़्यादा फोर्स लगाता है हार्ट, इसीलिए सिस्टोल में ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है। तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा यानी कि सिस्टोल पे ज़्यादा, और रिलैक्सेशन यानी कि डायस्टोल पे ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा, ठीक है। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है उसको हम लोग, या डायस्टोलिक प्रेशर जो है, बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है उसको हम लोग mm/Hg इस यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। mm/Hg, Hg इज मर्क्यूरी एंड mm, ठीक है। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये यूनिट कैसा आया वो मैं आपको बताऊंगी। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो नॉर्मली होना चाहिए 120 और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो होना चाहिए नॉर्मली 80, ठीक है। तो 120/80 mm/Hg ये जो है आइडियल ब्लड प्रेशर है यानी कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब अगर किसी रीज़न के वजह से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 से ऊपर चला गया और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से ऊपर चला गया, ठीक है। तो 120 से 140 और 80 से 90 के बीच में ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आना नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। लेकिन ब्लड प्रेशर अगर 140 और 90 से ज़्यादा आगे चला गया, ज़्यादा ऊपर चला गया, तब हम लोग मानते हैं कि किसी भी पर्सन का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया है, ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर की जो कंडीशन होती है उसी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। अब कई बार कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होने की जगह उल्टा लो हो जाता है। जैसे मैं हूँ, मुझे लो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो बीच बीच में कभी कभी उतर जाता है, नीचे चले जाता है, ठीक है। तो हाइपर का उल्टा क्या होगा, जब लो ब्लड प्रेशर होता है तब हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपर मतलब जब ज़्यादा ब्लड प्रेशर होता है और जब ब्लड प्रेशर कम होता है तब क्या हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन यानी कि ज़्यादा ब्लड प्रेशर और हाइपोटेंशन मतलब कि कम ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं और उस डिवाइस का नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। डिवाइस का, ब्लड प्रेशर मेजर करने का जो डिवाइस है उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर के यूज़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को क्या जो है हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है, आप लोग कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो लोग एक मशीन को यूज़ करके ब्लड प्रेशर जो है वो आपके लेफ्ट आर्म से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है उसमें बेसिकली एक स्केल होता है, एक ग्लास की रॉड होती है इस तरीके से, ठीक है। और इस ग्लास की रॉड के ऊपर जो है इस तरीके से मार्किंग्स होती हैं,
इस तरीके से, जो कि mm में होती है, ठीक है, mm में होती है। अब ये जो ग्लास रॉड है, इसके बेस के ऊपर एक ऐसा बल्ब रहता है और इस बल्ब के अंदर क्या भरा रहता है, लिक्विड मर्क्यूरी यानी कि Hg, ठीक है। लिक्विड मर्क्यूरी यानी कि Hg जो है वो भरा रहता है। सबको पता है कि मर्क्यूरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म पे रहता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी इसके अंदर बल्ब के अंदर भरा होता है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है, इससे जो है 2 रबर के ट्यूब्स ऑपोजिट डायरेक्शन में निकलते हैं इस तरीके से, ठीक है। एक जो रबर एक एंड पे क्या होता है, रबर के ट्यूब के एक एंड पे इस तरीके से रबर का बना हुआ एक बल्ब के जैसा होता है, या एक क्या कहना चाहिए, गॉज के जैसा होता है, ठीक है। रबर का एक गॉज के जैसा होता है एक एंड पे, और दूसरे एंड पे एक कपड़े का इस तरीके से बड़ा टुकड़ा होता है, ठीक है। अब ये जो कपड़े का टुकड़ा है, इसको हम लोग कहते हैं कफ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कफ। और ये जो कफ है, ये हमारे लेफ्ट हैंड के अपर आर्म पे क्या कर दिया जाता है, लपेटा जाता है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड पे ही क्यों हम लोग लपेटते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी एक मेन आर्टरी जाती है जिसको हम लोग कहते हैं ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर को मापना जो है आसान हो जाता है और उसकी रीडिंग करेक्ट आती है, इसीलिए हम लोग लेफ्ट हैंड के आर्म पे ही करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो कफ है, इसको हाथ पे लपेटते हैं हम लोग, टाइटली लपेटते हैं। उसके बाद ये जो यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, प्रेशर गॉज लगा हुआ है, इससे जो है हवा पंप की जाती है, ठीक है। अब जब ये हवा पंप होती है तो क्या होता है, क्योंकि ये रबर ट्यूब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कफ जो है वो हमारे हाथ के चारों तरफ एकदम टाइट हो जाता है, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। टाइट हो जाने से क्या होगा कि हमारी जो ब्रेकियल आर्टरी है, ठीक है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है कि ब्रेकियल आर्टरी जो है उसके अंदर से खून का जो फ्लो है, ब्लड का जो फ्लो है, वो टेम्पररीली रुक जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये जो बल्ब है, इससे प्रेशर डलता है हवा का कफ पे, वैसे वैसे क्या होता है कि ये जो मर्क्यूरी है, ये धीरे धीरे ग्लास के रॉड में ऊपर चढ़ता है, ठीक है। तो इतना प्रेशर डाला जाता है कफ के ऊपर कि कफ जो है एकदम ज़्यादा टाइट हो जाए और ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड का जो फ्लो है उसको टेम्पररीली क्या कर दे, स्टॉप कर दे, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होगा कि लिक्विड मर्क्यूरी जो है एकदम ऊपर जाएगा, मतलब धीरे 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 जो है ग्लास रॉड में ऊपर की तरफ चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ब्रेकियल आर्टरी में, ठीक है, ब्लड का फ्लो स्टॉप होगा तो डॉक्टर का क्या करता है, एक स्टेथोस्कोप लेता है, स्टेथोस्कोप को यहाँ हमारे कोहनी पे रखते भी हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि जैसे ही ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड का फ्लो स्टॉप हो जाएगा, वैसे ही यहाँ पर हमको अब ब्लड प्रेशर है, पल्स तो हमको यहाँ मिलनी चाहिए, तो डॉक्टर को स्टेथोस्कोप में यहाँ पर जैसे ही ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड का फ्लो स्टॉप होगा तो डॉक्टर को जो है स्टेथोस्कोप से यहाँ पे पल्स सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। ब्रेकियल आर्टरी में ब्लड का फ्लो स्टॉप हुआ तो पल्स जो है वो भी सुनाई देनी बंद पड़ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है डॉक्टर क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रू होता है इस तरीके से, ठीक है। तो बल्ब के पास में जो स्क्रू है उससे धीरे 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 प्रेशर कम करते हैं। प्रेशर कम करने से क्या होगा, ब्रेकियल आर्टरी में फिर से ब्लड का फ्लो वापस स्टार्ट होने लगेगा। तो जैसे ही ब्लड का फ्लो दोबारा से स्टार्ट होगा प्रेशर कम करने से, तो वहाँ पे एक पहला साउंड जो है हार्ट साउंड हमको सुनाई देगा, ठीक है। तो जिस जगह पे पहला हार्ट साउंड सुनाई देगा, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रेशर कम करते जाएंगे तो ये जो मर्क्यूरी है वो भी ग्लास रॉड में नीचे उतरते जाएगा। तो ठीक जिस जगह पे हमको दोबारा से ब्रेकियल आर्टरी पे हार्ट साउंड सुनाई देने लगेगा, तो उस समय इस स्केल में जिस जगह पर मर्क्यूरी, जिस पोजीशन पर मर्क्यूरी आकर के रुकेगा, उसी मेजरमेंट को हम लोग मानते हैं कि ये जो है उस पर्सन का एक्चुअल ब्लड प्रेशर है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्लड प्रेशर जो है उसको मेजर किया जाता है। तो अगर 140/90 से ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो वो हाई ब्लड प्रेशर है, और 120/80 से अगर ब्लड प्रेशर कम है तो वो लो ब्लड प्रेशर है, ठीक है। अब ये जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन जो है वो बाकी हार्ट प्रॉब्लम्स का जड़ होता है, ठीक है। बाकी जितने भी हार्ट प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जो जड़ होगा, उनका जो रूट कॉज होगा, उसको हम लोग हाइपरटेंशन को यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को मानते हैं, ठीक है।
तो इसके वजह से बाकी सारे डिजीजेज होने का रिस्क जो है वो पर्सन को बढ़ जाता है। ठीक है। अब हाइपरटेंशन होने के रीजंस क्या है? हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे रीजंस है। मेंटल टेंशन या मेंटल स्ट्रेस होना, ठीक है। उसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको खाना, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है हाइपरटेंशन का। ज़्यादा चीखना चिल्लाना, ज़्यादा गुस्सा करना, इसके वजह से भी हाइपरटेंशन होता है। और कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि खाने में ज़्यादा नमक लेने से भी हाइपरटेंशन होता है। ठीक है। तो हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे रीजंस हैं। उसके अलावा जो प्राइमरी रीज़न है वो है ज़्यादा घी तेल वाला, ज़्यादा चिकनाई वाला या ज़्यादा फैटी खाना खाना। ठीक है। घी तेल खाओ, एक लिमिट में खाओ, लेकिन एक जब लिमिट से ज़्यादा फैट्स का कंजम्पशन होता है तो उसके वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है। अब सेकंड हम लोग आते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ पे। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जिसमें बेसिकली क्या होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो हार्ट के वेसल्स के अंदर जो है, हार्ट के अंदर भी जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ठीक है, तो जो हार्ट के वेसल्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो है, हार्ट के जो वॉल्स होते हैं, वेसल्स की जो वॉल होती है उसमें धीरे धीरे जो है कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल्स जमा होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग मान लें कि ये हार्ट का कोई वेसल है, उसकी ये वॉल है, तो जब बहुत ज़्यादा फैटी खाना खाते हैं लोग कई बार, ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से क्या होते हैं कि वेसल्स की वॉल में किनारे किनारे जो ट्यूनिका इंटिमा होता है, जो ब्लड वेसल्स का मैंने स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, ट्यूनिका इंटिमा पर इस तरीके से एक कोलेस्ट्रॉल जो है पतला सा लेयर बना लेता है। ठीक है। अब जब कोलेस्ट्रॉल का पतला सा लेयर यहाँ पे जमने लगता है तो अब ब्लड का फ्लो जब होता है तो ये क्या करता है कि धीरे धीरे ब्लड के फ्लो को ना रोकने की कोशिश करता है। ठीक है। अब यहाँ पर कई बार क्या होता है कि ये जो ब्लॉकेज है, फैट की लेयर है, यहाँ पर कई बार जो प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड के अंदर वो जमा होने लगते हैं। ठीक है। तो प्लेटलेट्स जमा होने लगते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि ये जो फैट की कोलेस्ट्रॉल की लेयर है इसके ऊपर धीरे धीरे स्मूथ मसल फाइबर्स जो हैं वो ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है। और स्मूथ मसल फाइबर्स के अलावा कई बार इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो छोटे छोटे मसल्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप होने लग जाते हैं फैट के ऊपर। तो स्मूथ मसल फाइबर्स भी ग्रो होने लगेंगे, मसल्स भी इनके ऊपर बिल्डअप करने लगेंगे, नए मसल्स बनने लगेंगे। तो इस वजह से धीरे धीरे क्या होगा, ये जो पहले पतली लेयर थी ये इस तरीके से क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा ब्लड के जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स जो हैं, अब क्योंकि ये पूरा अनइवन सा स्ट्रक्चर होता है तो बीच बीच में प्लेटलेट्स फंसने लग जाते हैं और प्लेटलेट्स फंस करके प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर जो है वो सिक्रीट करने लगते हैं। क्या सिक्रीट करेंगे? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। ठीक है। ये जो सब्सटेंस है इसको सिक्रीट करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, मसल का फॉर्मेशन और स्मूथ फाइबर्स का फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इसके वजह से ये जो ब्लॉकेज है ये और जल्दी 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 बनने लगता है। ठीक है। तो अब ये जो ब्लॉकेज बन गया, इसमें कई बार क्या होता है, क्योंकि ब्लॉकेज है इसके अंदर स्मूथ मसल फाइबर्स और दूसरे फाइबर्स जो हैं वो बनने लग जाते हैं, मसल्स बनने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि ये जो है ये पूरे हार्ट का जो पूरा वाल्व होता है या पूरे जो वेसल्स होते हैं पूरे को कंप्लीटली कवर कर ले और इसके थ्रू जो है ब्लड का फ्लो होना फिर कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हार्ट के जो वेसल्स हैं वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएंगे तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि ये जो पूरा ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक कई बार रप्चर भी हो जाता है, अपने आप फट भी जाता है, टूट जाता है। तो अपने आप इसके टूटने से क्या होता है कि इसके थ्रू जो है ब्लड लीक करने लगता है, मतलब हल्का सा लीक करेगा लेकिन ब्लड जो है वो कंप्लीटली फ्लो नहीं कर पाएगा। तो अगर ब्लड हल्का सा लीक करेगा तो भाई ऑलरेडी वहाँ पे प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर तो पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही ब्लड जो है वो लीक होगा तुरंत खून का थक्का जमना, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग जो है वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर ये ब्लड की क्लॉटिंग जो है हार्ट के दूसरे वेसल्स तक पहुँच गई
तो वहाँ पे भी हार्ट को ब्लॉक कर सकती है, हार्ट के अंदर ब्लड के फ्लो को ब्लॉक कर सकती है, जिसके वजह से आगे हार्ट अटैक या हार्ट फेल होने तक की भी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कोलेस्ट्रॉल है वो धीरे धीरे ब्लड के वेसल्स के अंदर जमा हो करके हार्ट के ब्लड के जो वेसल्स होते हैं उनको कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकता है, और इसके वजह से आगे चल के और भी बहुत सारी डिजीज़ेज़, हार्ट फेल है या हार्ट अटैक है, वो भी जो है इसके वजह से हो सकती हैं। तो कुल मिला के ये जो ब्लॉक है हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स तक प्रॉपरली ब्लड का फ्लो जो है नहीं होने देता। ठीक है, अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है इसका एक और नाम है, इसको लोग एथेरोस्लेरोसिस भी कहते हैं, एथेरोस्लेरोसिस। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ को कई बार एथेरोस्लेरोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, अब एथेरोस्लेरोसिस यहाँ लिखा है, और यहाँ जो थर्ड कंडीशन लिखा है मैंने वो है आर्टीरियोस्लेरोसिस। दोनों जो हैं एक ही जैसे हैं, बस डिफरेंस क्या होता है कि आर्टीरियोस्लेरोसिस में जो कोलेस्ट्रॉल का एक्यूमुलेशन होता है, कोलेस्ट्रॉल के एक्यूमुलेशन के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है कि कैल्शियम के जो आयंस हैं वो भी जमा होने लगते हैं कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, और जो पूरे हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, ठीक है, हार्ट के जो वेसल्स हैं उसमें क्या होगा कि कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होने लगता है, और कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होने की वजह से हार्ट के ये जो वेसल्स होते हैं इनके वॉल की जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी कम होने लगती है। ठीक है, तो हार्ट वेसल्स के जो वॉल्स हैं अगर उनकी इलास्टिसिटी ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या होता है कि कई बार ये जो वेसल्स हैं क्योंकि अब हार्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सख्त हो गए हैं, इलास्टिसिटी इनकी ख़त्म हो गई है, तो कई बार क्या हो सकता है ये टूट भी सकते हैं। ठीक है, तो जब हार्ट के वेसल्स अपने आप टूट जाएं तो इनसे ब्लड लीक हो सकता है, और ये जो ब्लड लीक हो जाता है फिर इसके थक्के जम जाते हैं, और कई बार ये जो थक्के हैं ये हमारे सर्कुलेट होते होते ब्लड के साथ ये हमारे ब्रेन में भी जा सकते हैं, और ब्रेन में जब जा कर के ये लॉज हो जाएंगे, ब्रेन के अंदर जो आर्टरीज एंड वेसल्स हैं अगर किसी आर्टरी और वेसल के अंदर जाके लॉज हो गए, वहाँ पे जमा हो गए, तो फिर ब्रेन हैमरेज का होना या ब्रेन स्ट्रोक का होना वो भी एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो एथेरोस्लेरोसिस और आर्टीरियोस्लेरोसिस दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? दोनों में ही कोलेस्ट्रॉल जमा हो रहा है, लेकिन एथेरोस्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल जो है उसके साथ साथ स्मूथ मसल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, और हार्ट के जो वेसल्स हैं वो पूरे तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन आर्टीरियोस्लेरोसिस में कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन होने लगता है, जो वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी वॉल जो है उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म हो जाती है। इलास्टिसिटी ख़त्म होने से जो वॉल्स हैं वो बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। अगर कभी वॉल्स के अंदर ब्रेकडाउन हो गया, वॉल्स अगर कभी टूट गए तो वॉल्स के टूटने से जो है ब्लड का लीकेज होगा, उसी ब्लड में फिर क्लॉटिंग होगी, और ये क्लॉट्स अगर ब्रेन में जा कर के जमा हो गए तो ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं, और ब्रेन हैमरेज या ब्रेन स्ट्रोक होने से फिर पैरालिसिस का अटैक जो है वो भी पर्सन को हो सकता है, या पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन उसके वजह से फिर बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो फॉलो अप कर सकती हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ पे। रियूमेटिक हार्ट डिजीज़ जो है ये बेसिकली एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन का बैक्टीरिया होता है। ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेन का बैक्टीरिया होता है इसके वजह से रियूमेटिक फीवर आता है। ठीक है, रियूमेटिक फीवर की वजह से बेसिकली क्या होता है कि जो हार्ट की वाल्व्स होती हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व्स, ठीक है, बेसिकली वाल्व्स जो हैं उनके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, वाल्व्स का ठीक से फंक्शनिंग जो है वो डिसरप्ट हो जाता है। उसके अलावा रूमेटिक फीवर होने से पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस का सिचुएशन भी प्रोड्यूस होता है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस होता क्या है? ठीक है, जब हम लोगों ने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हार्ट के चारों तरफ जो है बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हार्ट के बाहर जो बैग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। ठीक है, तो पेरिकार्डियम बाहर की तरफ और मायोकार्डियम जो है वो हार्ट से चिपका हुआ रहता है।
ठीक है। तो पेरिकार्डाइटिस और मायोकार्डाइटिस में क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम जो लेयर्स होते हैं हार्ट के चारों तरफ, ठीक है, उनमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन आ जाती है, ठीक है, और उनके अंदर जो लिक्विड भरा रहता है वो लिक्विड के अंदर भी स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हो जाता है और लिक्विड धीरे धीरे सूखने लगता है। तो इस वजह से डायरेक्ट किसके ऊपर असर पड़ जाता है, हार्ट की फंक्शनिंग के ऊपर असर पड़ जाता है और पर्सन का हार्ट जो है वो ठीक से बीट नहीं कर पाता। इस वजह से अगर इस कंडीशन को, इस इन्फेक्शन को सही समय पे ट्रीट ना किया जाए तो पर्सन का हार्ट जो है वो काम करना बंद भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं हार्ट ब्लॉक पे, ठीक है। हार्ट ब्लॉक में बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो एवी नोड है, ठीक है, दो तरीके के एक्चुअली हार्ट ब्लॉक्स होते हैं। एक होता है एवी ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक के बारे में मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। एक होता है एवी ब्लॉक, ठीक है, और दूसरा होता है बंडल ब्रांच ब्लॉक, बंडल ब्रांच ब्लॉक, ठीक है, एवी ब्लॉक और बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें बेसिकली होता क्या है कि एवी ब्लॉक में जब ऐसे नोड से इम्पल्सेस निकलते हैं ना, तो ऐसे नोड का जो इम्पल्स होता है वो एवी नोड तक नहीं जा पाता है, ठीक है। तो ऐसे ब्लड से अगर ऐसे नोड से अगर इम्पल्स एवी नोड तक ही नहीं जाएगा तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कैसे करेंगे, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स मतलब एवी ब्लॉक तक बेसिकली अगर इम्पल्स नहीं जा रहा है तो दोनों वेंट्रिकल्स जो हैं वो कम्प्लीटली अफेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे नोड से एवी नोड तक इम्पल्स नहीं जा रहा है तब उसको हम लोग एवी ब्लॉक कहते हैं। और दूसरा क्या है, बंडल ब्रांच ब्लॉक। इसमें क्या होता है कि बंडल ब्रांच ब्लॉक में बेसिकली एट्रियम से जो इम्पल्स वेंट्रिकल्स तक आना चाहिए, मतलब कि बंडल ऑफ हिस है, फिर पर्किंज फाइबर्स हैं, तो बंडल ऑफ हिस और पर्किंज फाइबर्स से हो करके वेंट्रिकल्स तक जो है इम्पल्सेस नहीं जा पाते, उस कंडीशन को हम लोग बंडल ब्रांच ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। तो एवी ब्लॉक और बंडल ब्रांच ब्लॉक दो तरीके के यहाँ पे ब्लॉक्स हैं, ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है पेस मेकर लगाना, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना, ठीक है। अब ये आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि छोटे से चिप के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा चिप होता है ये क्या करता है, हार्ट को कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है वो आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते रहता है, सो दैट हार्ट जो है उसके अंदर नेचुरली तो अब एवी ब्लॉक या बंडल ब्रांच ब्लॉक है, इम्पल्सेस ठीक से जो है जनरेट नहीं हो रहा है या इम्पल्सेस जो है अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ये क्या करता है, तो प्रॉपरली रेगुलर टाइम इंटरवल्स पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है हार्ट को प्रोवाइड करता रहता है, सो दैट हार्ट जो है वो रेगुलरली बीट करते रहे और पर्सन जो है उसके ब्लड सप्लाई में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये जो छोटा सा डिवाइस होता है, क्योंकि ये इम्पल्सेस प्रोवाइड कर रहा है हार्ट को, इसीलिए हम लोग इसको आर्टिफिशियल पेसमेकर बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है छोटा चिप के फॉर्म में होता है, और जो हमारी थोरेसिक कैविटी होती है, मतलब हमारा जो चेस्ट होता है, चेस्ट के ऊपर ये सब क्यूटेनियसली यानी कि स्किन के नीचे इसको इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड एक लिथियम की बैटरी होती है, और वो जो लिथियम की बैटरी होती है वो हर समय पर्सन को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो वो जो बैटरी होती है वो क्या करती है, पेसमेकर को सप्लाई करती है, इलेक्ट्रिक सप्लाई देती है, और फिर पेसमेकर जो है उस इलेक्ट्रिक सप्लाई को जो है इम्पल्सेस के फॉर्म में हार्ट को प्रोवाइड करते रहता है। तो ये लिथियम की बैटरी जो होती है कई लोग अपने हाथ पे बांधते हैं, कई लोग बेल्ट के साथ में अपने कमर पे भी लगाते हैं। तो एट ऑल टाइम्स ये बैटरी जो है इसको कैरी करना पड़ता है, चाहे आप जैसे इच्छा करो लेकिन बैटरी को कैरी करना पड़ेगा। तो बैटरी कमर में पहननी पड़ती है, एक जो उसमें से तार है वो निकलता है, निकल करके आपका जो पेसमेकर होता है, ठीक है, पेसमेकर से जुड़ता है, और पेसमेकर से फिर एक तार निकलता है जो कि अंदर हार्ट तक जाता है,
ठीक है। तो ये जो तार है ये कंटिन्यूसली जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करते रहेगा, हार्ट को प्रोवाइड करते रहेगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं विच इज़ नोन एज एंजाइना। अगर हार्ट के मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन में हार्ट के मसल्स जो हैं वो जो है उनके अंदर पेन प्रोड्यूस होता है और उसी पेन को हम लोग कहते हैं एंजाइना, ठीक है। एंजाइना को ही नॉर्मल लैंग्वेज में चेस्ट पेन भी कहा जाता है, ठीक है। तो हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन की कम सप्लाई होगी, कम सप्लाई होने से हार्ट के मसल्स में पेन स्टार्ट हो जाता है, इसी पेन को हम लोग एंजाइना या फिर चेस्ट पेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर, ठीक है। हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में और प्रॉपरली जो है ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है बॉडी को, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो लंग्स में से हार्ट में आता है, लेकिन अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही हार्ट अगर प्रोवाइड ना कर पाए लंग्स को, तो लंग्स हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है कि हार्ट फेलियर में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसकी सप्लाई जो है लंग्स को प्रॉपरली हो नहीं पाती। अब लंग्स को अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी तो फिर रीऑक्सीजनेशन कैसे होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाता है कि क्योंकि लंग्स को ही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए नहीं मिल पाता, तो लंग्स जो है वो सफोकेट होना स्टार्ट हो जाते हैं या कंजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लंग्स के अंदर कंजेशन प्रोड्यूस होने से क्या होता है कि पर्सन जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पाता, लंग्स जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते और हार्ट को दोबारा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट पर्सन को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है और हार्ट जो है अचानक से कंप्लीटली काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हार्ट फेलियर, ठीक है। अब हार्ट फेलियर जो है उसका एक और नाम है जिसको हम लोग कहते हैं कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है। कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ भी बोलते हैं। कंजेस्टिव किस लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली लंग्स जो हैं उनके अंदर कंजेशन यानी कि उनके अंदर ब्लॉकेज टाइप का एक प्रोड्यूस होने लगता है, इसी वजह से हम लोग हार्ट फेलियर को कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं हार्ट अटैक पे, ठीक है। हार्ट अटैक में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट का कोई भी रैंडमली हार्ट के अंदर का कोई भी मसल जो है अचानक से डैमेज हो जाता है, अगर उसके अंदर तो डैमेज हो जाएगा, अगर हार्ट के मसल का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना स्टॉप कर देता है और उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो जब हार्ट अटैक होता है तो पर्सन जो है उसको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, उसका लेफ्ट हैंड जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसका जो पूरा चेस्ट वाला एरिया है उसमें पेन होता है, पर्सन जो है सांस नहीं ले पाता, ठीक है। तो हार्ट का मसल बेसिकली काम करना बंद कर देगा, तो हार्ट अपना पंपिंग एक्शन करना बंद कर देगा, बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा। एज अ रिज़ल्ट अगर सही समय पे हार्ट अटैक जो है उसको एड्रेस ना किया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके बाद लास्टली हम लोग आते हैं कार्डियक अरेस्ट पे, ठीक है। तो कार्डियक अरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हार्ट का जो बीटिंग है वो कंप्लीटली और परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, ठीक है। क्या है, कार्डियक अरेस्ट में हार्ट का जो बीटिंग है वो कंप्लीटली और परमानेंटली स्टॉप हो जाता है, यानी कि कार्डियक फंक्शन जो है सडनली बंद हो जाता है। इस कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जितनी भी कंडीशंस मैंने आपको बताई ये जनरली आपको, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है तो हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं पहले जो है वो जेनेटिक भी हुआ करती थी। जैसे कि मेरी जो दादी हैं उनको उनका बेसिकली हार्ट फेल हो गया था अचानक से, ठीक है, रात को। तो पहले ये माना जाता था कि भाई मेरी दादी को है तो मेरे फादर को भी है, मेरे फादर को है तो मुझको भी होगा, ये माना जाता था।
और ये कहीं किसी हद तक सही भी है। जैसे मेरी दादी हार्ट फेल उनको हुआ था, उनको काफ़ी सालों से मतलब 15-20 साल पहले उन्होंने हार्ट प्रॉब्लम को फाइट किया, उसके बाद जा कर के उनकी डेथ हुई। आज के डेट में मेरे जो फादर हैं उनको भी हार्ट प्रॉब्लम है, उनको भी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, 2 बार उनको भी हार्ट अटैक आ चुका है। ठीक है, तो ये मेरे ऊपर नेचुरली इम्प्लाई होता है कि मेरे ब्लड में जो मेरे जीन्स हैं उनके अंदर ही हार्ट प्रॉब्लम जो है वो हम लोग इनहेरिट करते आ रहे हैं। ठीक है, तो लोग ये मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मुझे भी हाई बीपी होना चाहिए, लेकिन मुझे हाई बीपी नहीं है, मुझे लो बीपी की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ज़माने में माना जाता था कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं ये जेनेटिक होते हैं, लेकिन आजकल जैसा लाइफस्टाइल है लोगों का, जैसा फास्ट लाइफस्टाइल है, जैसा खाना पीना है, ठीक है, और फिज़िकल वर्क को लेकर के लोगों का जैसा रूटीन हो गया है, तो अब कार्डियक प्रॉब्लम्स जो हैं वो जेनेटिक ना हो करके अब लाइफस्टाइल के डिजीज़ेस के कैटेगरी में आ गई हैं। तो बेसिकली अब इनको हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ेस के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमारे बॉडी को मजबूर कर देती है कि हमारी बॉडी में डिजीज़ेस जो हैं वो इस तरीके से डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इनका डिस्क्रिप्शन दिया, इनका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलेट करो। ठीक है, जितना कम टेंशन ले सकते हो लो, जितना ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो करो। ठीक है, अच्छा खाना खाओ, हेल्दी खाना खाओ। ज़्यादा फैटी खाना खाने से या ज़्यादा जंक फूड खाने से, जैसे यंगस्टर्स जो है ज़्यादा पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता और इस टाइप की चीज़ें जो हैं जिनमें फाइबर कम होता है, न्यूट्रिशन कम होता है, लेकिन फैट ज़्यादा होता है, ऐसे खाने अगर हम लोग खाएंगे तो हमको डेफिनेट है कि भाई हार्ट डिजीज़ होना ही है। क्योंकि हम लोग जंक फूड खाते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो जो भी आपने फ़ैट खाया वो यूज़ कैसे होगा? तो अगर फ़ैट ही यूज़ नहीं हो पाएगा तो वो ऑब्वियस है कि हमारी बॉडी में जाके या तो कहीं ना कहीं हार्ट में जमा होगा या फिर हमारी बॉडी में जमा होकर हमको मोटापे की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इन सारे डिजीज़ेस को फाइट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। ठीक है, और अगर लाइफस्टाइल को हम लोग नहीं सुधार सकते तो ऑब्वियसली हमारे पास तो मेडिसिन्स का ऑप्शन है, हमारे पास फिर डिफरेंट टाइप्स के जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनका भी ऑप्शन है। बट अगर उनको अवॉइड करना है तो वी ओनली हैव वन वे, दैट इज़ टू इम्प्रूव आवर लाइफस्टाइल। ठीक है, so with this topic I have completed this chapter. In the next class we will be starting another chapter from the same unit. ठीक है, अगर इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट आया होगा तो आप लोग प्लीज़ डाउट को पूछ लीजिए। कोई भी डाउट को आप लोग दबा के नहीं रखोगे अपने मन में, बिकॉज फॉलोइंग डेज में हमारे पास हमको एक बायो का टेस्ट भी अपीयर करना है उसमें। तो बायो के टेस्ट के पहले आप लोग जो है इस चैप्टर के अंदर कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लैरिफाई कर लीजिए। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो मैं वीडियो के साथ साथ ही आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है, तो वॉच द वीडियो, गो थ्रू द नोट्स, एंड इफ़ यू आर स्टिल हैविंग एनी सॉर्ट्स ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।